हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। हम अपने इन्वायरमेंट के मेंस के PYQs के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज का क्वेश्चन है 2019 से। पहला सवाल देखिए यहाँ पर है, कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल poses one of the biggest threat to our environment. Analyze impact of sand mining along Indian coast citing specific examples. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर कोस्टल सैंड माइनिंग के बारे में पूछा हुआ है कि भाई अगर कोस्टल सैंड माइनिंग होती है एज एन, अगर आप कोई रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो कोस्टल सैंड से, वो चाहे लीगल तरीके से हो या इलीगल तरीके से हो, दोनों ही बार ऐसा होता है कि एक थ्रेट होता है इन्वायरमेंट को। उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट थ्रो की है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई जो हमने कोस्टल सैंड माइनिंग बताया उसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन कोस्ट के ऊपर, साइटिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। देखो वैसे तो मेंस के अंदर बिना एग्जाम्पल्स के बात नहीं बनती है ना, सिर्फ पॉइंट जनरेशन से बात नहीं बनती, हम एग्जाम्पल्स तो लिखते ही हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली यूपीएससी ने क्वेश्चन के अंदर ही पूछ लिए हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस डबल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब अगर आप इंट्रोडक्शन देखिए, मैंने यहाँ पे बोला है कि कोस्टल सैंड माइनिंग एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है सिर्फ, साथ ही साथ ये एक पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें तो लगता है हम तो डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंटल माइन फील्ड से हम तो स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, डेवलप करने के लिए, लेकिन हम किस कॉस्ट पे उसे डेवलप कर रहे हैं? कॉस्ट क्या है? हमारा इकोलॉजिकल फ्यूचर, है ना, इन्वायरमेंटल हार्म। हम डेवलप तो कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे डेवलपमेंट तो होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उससे इकोलॉजिकल फ्यूचर, बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है जो इकोलॉजिकल फ्यूचर को कॉस्ट करेगा। आगे देखो, इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग। देखो इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग में सबसे पहले आता है, इसको भी मैंने सब डिवाइड किया है, सबसे पहले है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डिवास्टेशन। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डिवास्टेशन के अंदर पॉइंट्स कैसे हैं? एक्सेलरेट कोस्टल इरोजन, डिस्टेबलाइजिंग शोर लाइन एंड प्रोटेक्टिव बैरियर्स। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, इम्पैक्ट को भी 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है ताकि मेरे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल इलेबोरेटेड तरीके से सेपरेट दिखाई दे, क्रिस्प दिखाई दे। पहला इन्वायरमेंटल डिवास्टेशन में मैंने क्या लिखा है कि भाई ऑब्वियसली सैंड माइनिंग होगी तो कोस्टल इरोजन होगा, कोस्टल इरोजन की वजह से शोर लाइन जो होती है ना कोस्टल एरिया की, वो जो उसका प्रोटेक्टिव बैरियर है वो इरोड हो सकता है। यहाँ पे मैंने इसके 2 एग्जांपल्स दिए हैं। एक है केरला का अलपड विलेज, जिसने ऑलमोस्ट 300 मीटर्स की कोस्ट लाइन माइनिंग की वजह से लूज कर दी है। सेकेंड है तमिलनाडु का मरीना बीच, क्योंकि यहाँ पर अदयार रिवर के बैंक के ऊपर माइनिंग चल रही थी। सेकेंड एनवायरमेंटल डिवास्टेशन है मरीन हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। मरीन हैबिटेट में आपके सिग्निफिकेंट एक्वेटिक क्रिटिकल इकोसिस्टम भी आते हैं, मैंग्रोव्स हो गए, ठीक है, कोरल रीफ्स हो गए, सी ग्रास बेड्स हो गए, ये सब। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कोलम का किलोन बैंक, ठीक है, ये कोरल रीफ्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखें, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई वाटर क्वालिटी भी इम्पैक्ट पड़ेगी और बायोडाइवर्सिटी भी। कैसे? क्योंकि जो सेडिमेंट है वो प्लूम करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टर्बिडिटी को, जिसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स, जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के, उनको लाइट नहीं मिल पाती, और अगर उनको लाइट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ बाकी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो री इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है भारतपुजा रिवर। देखो एग्जाम्पल स्पेसिफिकली उन्होंने पूछे थे तो एग्जाम्पल देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये थ्रेटन करेगा कोस्टल फ्रेश वाटर सोर्सेज को भी। फ्रेश वाटर सोर्सेज के अंदर क्या होगा? अगर इरोजन होती है, कोस्टल सैंड माइनिंग होती है, इरोजन के साथ साथ सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन भी बिल्कुल हो सकता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फ्रेश वाटर के एक्विफायर्स हैं, ये देखो ये क्वेश्चन भी था मेंस के PYQ में, अगर आपको याद हो मैंने इसी सीरीज में कराया, आप पीछे जाके ये देख सकते हैं। एग्जाम्पल है कोलिदम रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक मरीन बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, जैसे कि ओडिशा के कोस्ट पे ऑलिव रिडली टर्टल्स की मास नेस्टिंग साइट है ना, उस मास इवेंट को अरिबाडा बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। ऋषिकुल्या रिवर, ठीक है, गहीर माथा सेंचुरी, ये सब। उसके बाद ब्रीडिंग हैबिटेट ऑफ ड्यूगोंग, ठीक है, उसका भी लॉस होता है। सीकाओ के भी हैबिटेट का लॉस होता है। सेकंड इसके बाद हेडिंग है सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। हमने इन्वायरमेंटल देखे, अब हम देखते हैं कि सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इसका। सबसे पहले क्या होगा? फिशरीज डिस्ट्रॉय होंगी, 30 से 60% डिक्लाइन है इन कैच ऑफ फिशरीज, एग्जाम्पल तमिलनाडु, केरला। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों? सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे भी हार्म पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल गोवा का कोकोनट
प्लांटेशन, फिर उसके बाद टूरिज्म पे भी। क्यों? अगर सॉइल इरोजन होती है, बीच का तो डिग्रेडेशन हुआ ही है, तो टूरिज्म कैसे आएगा? जो लोग बीच देखने के लिए आते हैं। गोवा के टूरिज्म में डिक्लाइन देखा गया 15% से। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, कोस्टल रोड का डैमेज हो सकता है, ठीक है, पानी अंदर आ गया। ECR हाईवे तमिलनाडु का, ये न्यूज़ में था, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड आप एग्रीकल्चर वाले में कहीं इंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम्पल तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यहाँ पर लोगों को जाना पड़ा इसकी वजह से। अब यहाँ पर अगर आप कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन एज यूजुअल थोड़ा सा पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक, बेसिकली थोड़ा प्रॉब्लम पे क्वेश्चन था तो सॉल्व करने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि बाय मूविंग फ्रॉम अ फ्रेगमेंटेड रिएक्टिव सिस्टम। फ्रेगमेंटेड रिएक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़ी बिखरा बिखरा सा काम कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। बेसिकली रिएक्ट क्या है? कुछ गलत हो गया, उसके बाद आप उसका हल निकाल रहे हैं, बस उसको जो गलत हुआ उसको ठीक करने की। आप प्रिवेंटिव काम नहीं कर रहे, रिएक्टिव काम कर रहे हैं। प्रिवेंटिव से भी ज़्यादा आपको गवर्नेंस में होना चाहिए प्रोएक्टिव, ठीक है। जो एनवायरनमेंट के और हाल है ना, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन हम क्या हो रहे हैं? रिएक्टिव। तो हमें इससे मूव करके क्लियर की तरफ जाना होगा। क्लियर का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड, लीगल, इकोलॉजिकल, अकाउंटेबल और रिस्टोरेटिव स्ट्रैटेजी है। दिस इज एन एक्रोनिम विच आई हैव ड्रॉन, यू कैन टेक दिस फ्रॉम दिस आंसर। कोऑर्डिनेटेड, लीगल, इकोलॉजिकल, अकाउंटेबल एंड रिस्टोरेटिव स्ट्रैटेजी ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी हम एक सस्टेनेबल पाथ की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। मूविंग ऑन, आज के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है 2018 का एक सवाल। What are the impediments in disposing huge quantities of discarded solid waste which are continuously being generated? हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन का, है ना, जितनी पॉपुलेशन उतना रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन, रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन उतना ज़्यादा वेस्ट जनरेशन ज़्यादा। यहाँ पर क्वेश्चन सॉलिड वेस्ट के ऊपर है कि क्या इम्पेडिमेंट्स हैं कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट को हम ढंग से डिस्पोज नहीं कर पाते। जनरेट तो हो रहा है, डिस्पोज करने में क्या प्रॉब्लम है? उसी का सेकेंड पार्ट है, हाउ डू वी रिमूव सेफली द टॉक्सिक वेस्ट दैट हैव बीन एक्यूमुलेटिंग इन आवर हैबिटेबल इन्वायरमेंट। और हम इस सॉलिड वेस्ट को, टॉक्सिक वेस्ट को जो ये एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको कैसे सेफली रिमूव करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है, डेटाबेस इंट्रोडक्शन थ्रो किया है। इंडिया प्रोड्यूस करता है 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली, है ना, एनुअली 62 मिलियन टन्स। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ये फिगर ट्रिपल हो जाएंगे, रीचिंग 165 मिलियन टन के आसपास, रिप्रेजेंटिंग क्रिटिकल एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर ट्रिपल होने वाला है 2030 तक, तो आप सोच लीजिए कितना प्रॉब्लम होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और ये एनवायरमेंटल क्राइसिस बनेगा। अब हम देखते हैं इंपेडिमेंट्स इन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हम अपना सॉलिड वेस्ट जो है ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते? इसको भी मैंने सब पॉइंट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला सब हेडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिशिएंसीज हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा पॉइंट जनरेशन सीखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब सिर्फ 12 ऑपरेशनल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, है ना। हमें पता है सॉलिड वेस्ट से एनर्जी बन सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 12 प्लांट्स हैं। इनएडुकेट कलेक्शन सिस्टम है ना, जो कलेक्शन होती है गार्बेज की वो ढंग से नहीं होती। टेक्नोलॉजी गैप्स है। टेक्नोलॉजी गैप्स कैसे? गार्बेज, सॉलिड वेस्ट सारा मिक्स होके आता है, आपके पास मॉडर्न सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है। सॉर्टिंग मतलब जिससे सॉलिड वेस्ट अब बेस्ड अपॉन देयर टाइप, जब हम उसको अलग अलग चीज़ों में सेटल करते हैं, तो मॉडर्न सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है, कंपोस्टिंग नहीं, रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है हमारे पास। एग्जाम्पल देख लो, दिल्ली का गार्बेज डंप है, सब कुछ मिक्स हुआ है। फिर ट्रांसपोर्टेशन बॉटलनेक भी है ना, प्रॉपर ट्रक्स नहीं है, रूट्स नहीं है कि कहाँ से कूड़ा आएगा और कहाँ जाएगा, ये नहीं पता। एंड फिफ्थ है इनसेफिशिएंट लैंडफिल्स। लैंडफिल्स भी हमारे पास प्रॉपर नहीं है। अब ऑल टुगेदर लैंडफिल से क्या एनवायरमेंटल हार्म होता है, वो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक, है ना। हमने बचपन से पढ़ा है कि लैंडफिल में गड्ढा खोद के जब आप मिट्टी के अंदर पूरा गार्बेज डंप करते हैं, सॉइल कितनी बुरी तरीके से उसकी सॉइल पोल्यूशन होता है, ये सब तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक फैक्ट है कि इनसफिशिएंट लैंडफिल्स भी एक इंपेडिमेंट है इन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। आगे अगर हम नेक्स्ट इसके पॉइंट की बात करें, जस्ट अ सेकेंड,
अगर हम आगे पॉइंट्स की बात करें तो देखिए जो सेकंड सब हेडिंग है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। एक चीज़ याद रखना, गवर्नेंस में इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो आएंगे ही, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम, कहीं फंडिंग में। सबसे पहला क्या है, वीक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इंडिया में हर चीज़ की पॉलिसी बनी हुई है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत कमी है। जैसे हमारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बना हुआ है 2016 का, उसकी पुअर इन्फोर्समेंट देखने को मिलती है। देन देयर इज फंड शॉर्टेज। फंड शॉर्टेज मतलब लैक ऑफ एडुकेट बजट टू म्युनिसिपल बॉडीज, है ना। म्युनिसिपल बॉडीज को प्रॉपर फंडिंग नहीं होती, उनके पास पूरी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, ठीक है। आगे आपको समझ में आ रहा होगा, म्युनिसिपल बॉडीज में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है क्योंकि हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है। ट्रेंड प्रोफेशनल्स अगर हैं तो हमारे पास सेफ्टी गियर नहीं है। सेफ्टी गियर होना बहुत जरूरी है, आप सॉलिड वेस्ट के साथ डील कर रहे हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इश्यूज बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडी। ये तो चलो है ही, ये तो है ही। इलेक्शंस के चक्कर में सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। उसके बाद तीसरी सब हेडिंग है सोशल एंड बिहेवियरल चैलेंजेस भी हैं हमारे देश में। सबसे पहला है पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को लिमिटेड, मतलब वेस्ट जनरेशन की बात ही समझ में नहीं आती, वेस्ट रिडक्शन की। जो मिला सब कुछ डस्टबिन के अंदर, ठीक है, देखते नहीं है क्या है, और सेग्रीगेट भी नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इतना एफर्ट लगाया कि पब्लिक पार्क्स के अंदर दे हैव पुट डिफरेंट कलर्स ऑफ डस्टबिन, पुट राइटिंग ऑन देम कि इसके अंदर आपको कौन सा कूड़ा डालना है, इसमें प्लास्टिक बॉटल्स डालनी है, इसमें स्ट्रॉ डालना, वट एवर XYZ, बट पीपल डोंट मतलब पे एनी अटेंशन टू इट एंड दे जस्ट थ्रो लाइक दैट। तो पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। देन देयर इज अ टर्म नोन एज निम्बी सिंड्रोम। यहाँ पे क्या है, वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को लेकर कम्युनिटी की रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर स्मेल आती है, ठीक है, आप यहाँ पर वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी ना लगाओ, तो कम्युनिटी की रेजिस्टेंस। एक चीज़ याद रखना, हमारे देश में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना ये कम्युनिटी रेजिस्टेंस का बड़ा चक्कर है। या तो हमने टैबू अटैच कर रखे हैं या फिर हमने कल्चर से अटैच कर रखा है, कम्युनिटी रेजिस्टेंस से कर रखा है, ठीक है। तीसरा है कल्चरल प्रैक्टिसेस। बहुत जगह कल्चरल प्रैक्टिसेस भी एक कारण है जिसकी वजह से जो है वेस्ट का डिस्पोजल ढंग से नहीं हो पाता। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसे एड्रेस करेंगे, सेफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। देखो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तरफ मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट्स लिखे हैं, दूसरी तरफ है रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप कंट्रोल्ड इंसिनरेशन, जिसमें जला देते हैं ना सॉलिड वेस्ट को, लेकिन कंट्रोल्ड इंसिनरेशन कर सकते हो ताकि एयर पोल्यूशन ना होने लग जाए। देखो पता चले आप सॉलिड वेस्ट जला रहे हैं, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कंट्रोल्ड इंसिनरेशन कर रहे हैं। थर्मल ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बायो रेमेडिएशन क्या होता है। उसके बाद आप इंजीनियर्ड लैंडफिल्स बना सकते हैं। और लीकेट ट्रीटमेंट, लीकेट होता है जैसे आपने देखा होगा अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा एक जगह पर ढेर लगा हुआ है और मान लो बारिश आ गई, ठीक है, या फिर उस सॉलिड वेस्ट के अंदर अगर उसकी प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुई, उसमें कुछ लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो बह रहे हैं, आपने देखा होगा साइड से टपकता रहता है कुछ कुछ, ठीक है, और वो सॉइल में एंटर करता है जिसमें से स्मेल आती है, दैट इज लीकेट, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए आपको समझ में आएगा कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा सरकार अलग अलग क्यों करवाती है, नहीं तो ये सब कुछ सॉइल के अंदर चला जाता है, तो लीकेट ट्रीटमेंट करना जरूरी है। देन देयर इज रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। रेगुलेशन मॉनिटरिंग में आप डिजिटल ट्रैकिंग कर सकते हैं कोई ऐप बनाकर, ठीक है। एनहांस्ड EPR, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंप्लीमेंटेशन ढंग से कि भाई प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगाओ। रेगुलर ऑडिटिंग कर सकते हैं एंड यू कैन स्ट्रेंथन TSDF फ्रेमवर्क। TSDF इज ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजेबल फैसिलिटी, ठीक है। ट्रीटमेंट भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है, और डिस्पोजल फैसिलिटी में भी हमने ऊपर देखा है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कंक्लूजन की, अगेन हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना, या तो सरकार की कोई स्कीम या पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक कुछ ऐसा, इसीलिए लिखा है कि गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं सर्कुलर इकोनॉमी मिशन के अंदर एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। पॉजिटिव नोट पे एंड करना है यहाँ पर, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 2018 का सवाल है, व्हाट इज वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है, सीधा सवाल। एक्सप्लेन द रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइज यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन। साइट 2 एग्जांपल्स ऑफ द रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, आसान सवाल है। पूछा गया वेटलैंड्स क्या होता है। रामसर कन्वेंशन आपको पता है, रामसर ईरान के अंदर है, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए बनी हुई कन्वेंशन है रामसर। और जो वेटलैंड्स जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से डिग्रेडेशन, डिटीरियोरेशन जो है फेस कर रहे हैं, वो जाते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, वो है उसका एक रजिस्टर है वेटलैंड्स का। एनीवेज यहाँ पे पूछा गया कि रामसर कन्वेंशन में जो वेटलैंड्स के वाइज यूज की बात की गई है उसको
कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है और 2 रामसर साइट बतानी है। ये तो बड़ा आसान है क्योंकि 100 के आसपास रामसर साइट्स है इंडिया की, 2 ही पूछी है इन्होंने। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन देखो, यहाँ पे सबसे पहले वेटलैंड्स की जनरल डेफिनेशन शो की है कि वेटलैंड होते क्या हैं। ये नेचर के सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। मतलब टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक की तरफ जब आप जाते हैं तब बीच में वेटलैंड पड़ते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या ये इकोटोन है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इज इट एन इकोटोन। ठीक है, उसके बाद वेटलैंड की डेफिनेशन देंगे हम प्रॉपरली, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपरली एक्सप्लिसिटली पूछा है कि वेटलैंड क्या होता है। अब यहाँ पे वेटलैंड की डेफिनेशन देखो, एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। वाटर यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। ये चीज़ आपको प्रीलिम्स के लिए भी याद रखनी है कि आर्टिफिशियल भी है यहाँ पे। स्टैटिक और फ्लोइंग मतलब रुका हुआ भी हो सकता है, बहता हुआ पानी भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है और बीच में ब्रैकिश भी हो सकता है। ये रामसर कन्वेंशन ने वेटलैंड की डेफिनेशन दी है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या है वेटलैंड के कि भाई शैलो वाटर बॉडी होती है जिसमें एमर्जेंट वेजिटेशन होती है, थोड़ी ऊपर तक दिखती है। ठीक है, हाई वाटर टेबल होता है नियर सरफेस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत समय तक वाटर जो है वो हाई वाटर टेबल दिखता है आपको बहुत लंबे समय तक। हाइड्रिक सॉइल होती है अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशंस ऑक्सीजन की कमी की वजह से। एंड यूनिक प्लांट कम्युनिटीज होती हैं हाइड्रोफाइट्स, पानी वाले, अडेप्टेड टू वाटर लॉक्ड कंडीशंस। वाटर लॉक्ड मतलब पानी जहाँ पे रुका होता है। ठीक है, और हाइड्रोफाइट्स वही रुके हुए पानी के जो प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे ये यूनिक प्लांट कम्युनिटी होती है। अब यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट एड्रेस करना है, वाइज यूज क्या है। यहाँ पे कोर प्रिंसिपल वाइज यूज का ये मतलब है कि आपको वेटलैंड्स जो हैं सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने हैं, सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने हैं ताकि उनका इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, इकोलॉजिकल करेक्टर मेंटेन रहे। इसका कारण ये है क्योंकि देखिए वेटलैंड्स जो हैं वो बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हमें देता है, आगे मैं भी बताऊंगी भी, इकोसिस्टम सर्विसेज देता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, फ्लड्स से रिलेटेड जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है आजकल चेन्नई वगैरह में, उसमें एक कारण ये भी है कि आपने वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय कर दिए। वाइज यूज़ का ये मतलब है वेटलैंड्स को आपको थोड़ा माइंडफुल तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना है ताकि उनका इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी या करेक्टर खराब ना हो। इसमें की कंपोनेंट्स क्या हैं वाइज यूज में? जस्ट सेकेंड, वाइज यूज में सबसे पहला पॉइंट है इकोसिस्टम सर्विसेज अप्रोच। मैंने बोला वेटलैंड बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं, जैसे वाटर प्यूरिफाई करना, फ्लड कंट्रोल करना, मैंने अभी आपको बताया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना इज अ प्रोबेबल कार्बन सिंक। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। आप क्या करें, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें अगर आपको उसका वाइज यूज़ करना है। देन साइंटिफिक मॉनिटरिंग और असेसमेंट करनी ज़रूरी है और इकोनॉमिक वैल्यूएशन लगाएं। बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि इकोसिस्टम जो भी सर्विसेज हमें देता है इंसानों को इन टर्म्स ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन, वाटर, ऑल ऑफ दिस वी ह्यूमन्स टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। ग्रांटेड क्यों? हमें उसके पैसे नहीं देने पड़ते। जिस दिन इसके पैसे देने पड़ जाएंगे उस दिन इंसान को वैल्यू हो जाएगी, ह्यूमन टेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल इन दिल्ली इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, देयर आर ऑक्सीजन पार्लर्स, जैसे सैलून होता है, ऑक्सीजन पार्लर्स हैं। यू विल पे अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, यू विल सिट इन दैट पार्लर, यू विल हैव टू सिट फॉर 1 आवर एंड यू विल गेट फ्रेश ऑक्सीजन। ठीक है, अब उसके जब पैसे देने पड़ेंगे अपने आप, जैसे जब तक पानी फ्री में मिलता है, जब इन्वायरमेंट में फ्रेश पानी अवेलेबल है रिवर्स के फॉर्मेट में, तब हम उसको गंदा करने पे तुले हुए हैं। वही वाटर बॉटल अगर कोई कंपनी प्लास्टिक बॉटल में आपको सेल करेगी, वो 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, आपको उसकी वैल्यू हो जाएगी, तब तो आप एक एक घूंट देख के पीते हैं कि भाई पानी वेस्ट ना हो। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि आप जब वेटलैंड के इकोसिस्टम सर्विसेज का इकोनॉमिक वैल्यूएशन, पैसे में वैल्यूएशन लगाने लग जाएंगे, उस दिन जो है अपने आप ही आपको उसकी वैल्यू हो जाएगी, वाइज यूज अपने आप प्रमोट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है ग्रीन जीडीपी। ठीक है, ग्रीन जीडीपी। अब हम तीसरा पोर्शन एड्रेस कर रहे हैं, इंडिया की रामसर साइट्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रेजेंटली इंडिया हैज़ 100 रामसर साइट्स, अभी रिसेंटली में 100 पहुंचा है ये। ठीक है, इन टोटल, लेकिन इन्होंने 2 ही डिटेल में पूछे, लेकिन मैंने साइड में क्या किया है, एक छोटा सा इंडिया का मैप बना के
कुछ और रामसर साइट्स जो हैं उनका नाम लिख दिया। आप चाहें तो और भी मेंशन कर सकते हैं, क्यों, लेकिन वैसे ऐसा होता है कि आंसर शीट में इतनी ही जगह होती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि आप इतने सारे लिख सकें। चाहें तो इस तरफ भी 2-4 और लिख सकते हैं, उससे क्या होगा, थोड़ा पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपको पता है। जैसे कोलेरू लेक, वेम्बनाड, अष्टमुडी लेक चिलिका, भोज वेटलैंड सांभर इन राजस्थान, वूलर लेक जम्मू कश्मीर, फ्रेश वाटर लेक है, दीपोर बिल, ये सब। इंडिया की रामसर साइट्स 2 मैंने मेंशन कर दी हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में 2 एक्सप्लिसिटली पूछा था। पहली है मणिपुर की लोकतक लेक, जो कि फुमडीज के लिए यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए बड़ी फेमस है। इसी के ऊपर है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और उसके ऊपर मिलते हैं संगाई डियर विच आर डांसिंग डियर। स्पेशलिटी भी लिख दी है साथ में, पूछा है तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। सेकंड है चिलिका लेक, उड़ीसा के अंदर, ये है एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, फेमस फॉर डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ये हमने एड्रेस कर दिया क्वेश्चन। अब कंक्लूजन देखो, अगेन पॉलिसीज के बारे में लिखा है कि वेटलैंड रूल्स 2017 जैसी पॉलिसीज और अमृत धरोहर स्कीम जो है ये इंश्योर करते हैं कि वेटलैंड्स के रूप में हमारे जो इकोलॉजिकल ट्रेजर्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हाई प्रोडक्टिव जोन है। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव सा कंक्लूजन दिया है या फिर सरकार का बता दिया है कि कोशिश की जा रही है वेटलैंड्स को बचाने की। सो थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, कीप राइटिंग द PYQs, और जो भी सवाल पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप आंसर कीजिए, इंटरैक्टिव रहिए, तभी आपको समझ में आएगा PYQs की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।